हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने समसूत्री विभाजन पूरा पढ़ा और मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो पार्ट रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि अगर हमारा समसूत्री विभाजन थ्योरेटिकल पार्ट हमारा अच्छे से कंप्लीट होगा तो हम आने वाला यानी अर्धसूत्री विभाजन अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन का एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा हिस्सा समसूत्री विभाजन के जैसा है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट हेडिंग है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम कहते हैं मियोसिस। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोसिस पढ़ा था, समसूत्री विभाजन को माइटोसिस कहते हैं। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन यहां पे दो भागों में पूरा होता है। जैसा अगर हम समसूत्री विभाजन की अपेक्षा देखें तो ये थोड़ा सा लंबा और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें बहुत सारे बदलाव हमें देखने मिलेंगे। और जो हमने लास्ट में मतलब माइटोसिस में समसूत्री विभाजन में हमने कुछ प्रवस्थाएं पढ़ी थी, जैसे पूर्व अवस्था, मध्य अवस्था, पश्चावस्था और अंत अवस्था। इसको हमें दो भागों में पढ़ना है। देखिए अंतर अवस्था जो है, इंटरफेज जो होता है वो दोनों में सेम होता है। G1 फेज, G2, S, G0 ये सब वैसे ही है जैसे अपन ने वहां पढ़ा था। कोशिका अपने आप को प्रिपेयर कर चुकी है, तैयार कर चुकी है विभाजन के लिए, और ये अब अर्धसूत्री विभाजन में प्रवेश करेगी। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिकाएं बनती हैं यह कुल 4 कोशिकाएं बनती हैं, जबकि समसूत्री में 2 बनती हैं। अर्धसूत्री विभाजन 2 भागों में पूरा होता है, अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। तो ऐसे कुछ पॉइंट मैं पहले बता देता हूं। यह विभाजन समसूत्री की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। यह अर्धसूत्रण 1 एवं अर्धसूत्रण 2 के बाद पूर्ण होता है। मतलब कोशिका पहले अर्धसूत्रण 1 में प्रवेश करेगी, फिर वो विभाजित होगी, हो सकता है 2 कोशिकाएं बना ले, हो सकता है नहीं भी बनाए, वो सीधे अर्धसूत्रण 2 में प्रवेश कर जाए और 2 के बाद वो सीधे 4 कोशिकाओं के रूप में हमें दिखे। तो अर्धसूत्रण 1 और 2 के बाद पूर्ण होता है। इसके पूर्ण होने पर कुल 4 संतति कोशिकाएं मिलती हैं, जो जनक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। चार संतति कोशिकाएं मिलती हैं और ये चारों जनक कोशिकाओं से भिन्न होती है। यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, गुणसूत्रों में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसका आदान प्रदान होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में ऐसा कुछ नहीं था। तो उस कारण से यहाँ पे एक प्रक्रिया होती है क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। जीन विनिमय के कारण ये बदलाव आता है और नए संततियां यानी पुनर्योगज संततियों का निर्माण होता है। तो अर्धसूत्रण 1 को कुछ भागों में बांटा गया है, मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूं। इसे मतलब अर्धसूत्रण को
निम्न प्रवस्थाओं में बांटा गया है, और ये है, देखिए अब पहले मैं बताता हूं अर्धसूत्रण एक, और दूसरा है अर्धसूत्रण दो। इसमें जो प्रवस्थाएं आती हैं, ये पहली आती है पूर्वावस्था एक, फिर आती है मध्यावस्था एक, उसके बाद आती है पश्चावस्था एक, और आखिरी में आती है अंत्य अवस्था या अंत अवस्था। इस तरह से मतलब एक अर्धसूत्रण एक के लिए अपन ने सब में एक एक लगाया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बकायदा एक या दो, यानी जो भी उस प्रवस्था में बदलाव होंगे उसके आगे एक या दो लगा के पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और दूसरा, यहाँ पे जो जो अवस्थाएं हैं वहाँ उन सब के आगे दो लग जाएगा, पूर्वावस्था दो, मध्यावस्था दो, पश्चावस्था दो, और अंत्यावस्था दो। इस तरह से ये पूर्ण होता है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं पहला अर्धसूत्रण एक और इसमें होने वाले बदलाव। अब हम पढ़ते हैं अर्धसूत्रण एक की पूर्वावस्था एक। यानी मियोसिस वन, और इसमें पहली है पूर्वावस्था एक, यानी प्रोफेस वन। चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्वावस्था के बारे में। पूर्वावस्था को, ये हालांकि शुरुआती प्रावस्था है और इसको कुछ अलग अलग भागों में, मतलब कुछ इसके अंदर भी कई तरह की प्रावस्थाएं आती हैं और उसको अपन विभाजित करते हैं। तो मैं पहले इसके नाम बताता हूँ, फिर एक एक करके अपन स्टार्ट करते हैं। इसे निम्न अवस्थाओं में बांटा गया है। इसमें पहला है तनुपट्ट, जिसे अपन कहते हैं लेप्टोटीन। ये इसकी पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था इसमें आती है युग्मपट्ट, जिसे अपन कहते हैं जाइगोटीन। फिर तीसरी अवस्था है स्थूल पट्ट, जिसे पैकाइटीन कहा जाता है।
चौथी आती है द्विपट्ट, जिसे डिप्लोटीन कहते हैं। और आखिरी आती है पारगति क्रम, जिसे डायकाइनेसिस कहते हैं। देखिए प्रोफेज अवस्था अधिक जटिल होती है। मैंने देखिए ये अलग अलग अवस्थाओं में क्योंकि ये पूरी हो रही है तो इसको बोलते हैं अपन कि अधिक जटिल है, और क्योंकि इतनी सारी अवस्थाएं हैं तो ये समय भी ज्यादा लेगी। तो सबसे पहला आता है तनुपट्ट, फिर युग्मपट्ट, स्थूलपट्ट, द्विपट्ट और पारगति क्रम। ये क्रम में आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इसको एक सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो ये इसका सही क्रम है, पहली अवस्था और आखिरी। ये सारी की सारी प्रोफेज यानी पूर्व अवस्था एक ही अवस्था है। तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं तनुपट्ट अवस्था के बारे में। देखिए हमने जो समसूत्री विभाजन में पूर्व अवस्था एक पढ़ी थी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे बदलाव वैसे ही होते हैं पर अलग अलग प्रवस्थाओं में, जबकि कुछ प्रवस्थाओं में बिल्कुल भिन्न रूप से बदलाव हमें देखने मिलते हैं। तो अपन यहाँ एक एक करके पढ़ते हैं। जो पूर्व अवस्था एक होती है समसूत्री विभाजन की, उसकी अपेक्षा यह अधिक समय और जटिल होती है। यह अधिक समय भी लेती है और यह जटिल भी होती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहले समसूत्री विभाजन की प्रोफेज की अपेक्षा यह अधिक जटिल एवं अधिक समय में पूर्ण होती है। अब इसमें होने वाले बदलाव की बात करते हैं। देखिए पहले मैं उससे कंपेयर भी करते जाते हैं, उससे अपन देखते भी जाते हैं समसूत्र में क्या बदलाव होते थे और यहाँ पे क्या बदलाव। वहां पे अपन ने बात की थी जो गुणसूत्र पदार्थ होता है, जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है, उसका संघनन होता है और संघनन के कारण गुणसूत्र वहां पे बनने तो लगते हैं पर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। यहां भी ये पॉइंट सेम रहता है। तो गुणसूत्र पदार्थ का संघनन मतलब इसको अपन कहते हैं कंडेंसेशन, होता है जिससे वह खुलने लगता है एवं गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है। परंतु वह स्पष्ट नहीं होता। परंतु वह स्पष्ट रूप में नहीं दिखता। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। गुणसूत्र पदार्थ का संघनन होता है, ठीक है, जिससे वह खुलने लगता है और गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है, परंतु वह स्पष्ट रूप में नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूँ अगर, तो जैसे ये कोशिका है, ये केंद्रक है कोशिका का और यहाँ पे तारक काय उपस्थित है। तो गुणसूत्र पदार्थ खुलने तो लगेगा
और खुलने के साथ साथ एक चीज और देखी जाती है यहाँ पे कि ये जो पदार्थ होता है ये तारक काय की ओर आकर्षित होता है, मतलब ये इस तरह से ऐसा अपन को दिखाई देता है और इसमें छोटे छोटे मोती समान संरचनाएं दिखती हैं जो जीन्स के रूप में होती हैं, कुछ इस तरह से ऐसे इस अवस्था में ये देखा जाता है। और क्योंकि ये जो संरचना बन रही है ये ऐसी बन रही है कि नीचे वो थोड़ा सा सकरा भाग है और ऊपर वो खुलते जा रहा है, जैसा अपन गुलदस्ता देखते हैं, गुलदस्ता जो देखते हैं अपन तो गुलदस्ते के समान यहाँ पे संरचना दिखती है, इसीलिए इस अवस्था को कई बार गुलदस्ता अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे। गुणसूत्र पदार्थ खोलने के साथ साथ तारक काय की ओर आकर्षित होते हैं एवं गुलदस्ते के रूप में दिखते हैं। इनमें मोतियों जैसी संरचना भी होती है। ये जो मोतियों जैसी संरचना है इसको अपन कहते हैं क्रोमोमियर। दिखाई देती है। इस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। तो ये हो गया पूर्वावस्था एक। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। ये यहाँ पे आके खत्म होती है, हालांकि जो संघनन है वो चलता रहता है, आगे भी होता रहता है। समसूत्री विभाजन की प्रोफेज की अपेक्षा यह अधिक जटिल और अधिक समय में पूर्ण होती है, समय ज्यादा लगता है उसकी अपेक्षा। गुणसूत्र पदार्थ यहाँ पे संघनित होते हैं, संघनन के बाद वो खुलने लगते हैं, गुणसूत्र के रूप में वो दिखते हैं पर वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। जैसा अपन ने वहां पढ़ा था कि उसके सिरे जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे भी इनके सिरे आपस में जुड़े होते हैं, ये पूरी तरह से खुलते नहीं है। फिर इसके बाद गुणसूत्र पदार्थ खुलने के साथ साथ तारक काय की ओर आकर्षित होते हैं, मतलब एक किनारे की तरफ वो भगते हैं, तारक काय की ओर भगते हैं और वो गुलदस्ते के रूप में दिखते हैं। और इन पे गुणसूत्र पदार्थ पे छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, मोतियों जैसी संरचनाएं, उसको अपन क्रोमोमियर कहते हैं और इस अवस्था को अपन गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। तो ये जो अभी हमने बदलाव देखे ये तनुपट्ट अवस्था के थे, यानी लेप्टोटीन के थे, जिसमें गुणसूत्र पदार्थ का संघनन चलता रहता है, आगे भी होता है, अगली अवस्था में भी होता है। अगली अवस्था को अपन कहते हैं युग्मपट्ट। ये इसमें दूसरी अवस्था जिसे हम जाइगोटीन भी कहते हैं, जाइगोटीन और जाइगोनेमा इस नाम से भी अपन इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे नाम से समझ में आ रहा है युग्म पट्ट, यानी यहाँ पे युग्म बनता है। जब गुणसूत्र पदार्थ का संघनन होता है तो एक जैसे जो गुणसूत्र होते हैं जिसे अपन समजात गुणसूत्र कहते हैं, जो एक जैसे होते हैं, समजात गुणसूत्रों का यहाँ पे युग्म बनता है और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सूत्र युग्मन। ये जो समजात
गुणसूत्र होते हैं ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। कैसे जुड़ते हैं ये मैं बताता हूं। अभी पहला पॉइंट अपन इसको लिख लेते हैं। इस अवस्था में एक समान गुणसूत्र जिसे अपन समजात गुणसूत्र कहते हैं। का युग्म बनता है इस प्रक्रिया को सूत्र युग्मन जिसे इंग्लिश में साइनेप्सिस कहते हैं। अच्छा यहां पे युग्म बन रहा है, ठीक है, और ये जो युग्म बनता है तो इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो दो दो के पेयर में दिखते हैं। दो दो के पेयर मतलब टोटल वो 4 हो जाते हैं, मतलब कुछ इस तरह से, जैसे ये एक गुणसूत्र का युग्म हो गया और ये एक युग्म हो गया, मतलब एक समान ये पेयर बन गया। समजात गुणसूत्र हैं, अभी ये अलग तो हुए नहीं है और ये युग्म में आ गए। तो इस अवस्था को यहाँ पे ये बायोवेलेंट मतलब युगली, यानी दो हैं जो ये दो हैं युगली। और टोटल अगर इसके देखें अपन भुजाएं देखें, जैसे एक गुणसूत्र ये हो गया, एक ये हो गया, तो टोटल ये हो गए 4, यानी चतुष्क का निर्माण हो रहा है। यानी यहाँ पे ये जो युग्म बन रहा है इसे बाइवेलेंट मतलब दो दो का है पेयर, यानी युगली या टेट्राड यानी चतुष्क कहते हैं। तो इस अवस्था में युगली या चतुष्क का निर्माण होता है, पर ये बनता तो यहां पे है, अच्छे से दिखता है अगली अवस्था में। यानी जो अगली अवस्था है स्थूल पट्ट पैकाइटिन है, वहां पे युगली और चतुष्क अच्छे से दिखते हैं। ध्यान रखिएगा इनका निर्माण युग्म पट्ट में हो रहा है, पर यह स्पष्ट रूप से दिखाई कहां देंगे? पैकाइटिन में, स्थूल पट्ट में। यह संरचनाएं अगली अवस्था में यानी स्थूल पट्ट स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा बनती यहां पे है पर दिखती अगली अवस्था में। अब देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूं। जैसे जैसे ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र का युग्म है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये गुणसूत्र हैं, ये अभी ऐसे जुड़े हुए थे, तो ये जो अभी तो अलग अलग दिख रहे हैं, पर एक्चुअली होता क्या है कि इनका एक हिस्सा, नीचे वाला देखिए आप, इनका एक हिस्सा आपस में जुड़ा होता है। ये जो हिस्सा है इसको अपन कहते हैं, ये एक सम्मिश्र बनता है, एक संकुल बनता है, इसे अपन कहते हैं साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र, साइनेप्टोनेमल संकुल, जो युग्मपट्ट अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गुणसूत्र के जो सिरे होते हैं, मतलब एक किनारा जो इसका एक हिस्सा होता है वो आपस में जुड़ा हुआ रहता है, इस सम्मिश्र को अपन साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र कहते हैं। तो मैं इस पॉइंट को लिख देता हूं। समजात गुणसूत्रों के मध्य
साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र यानी कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इस अवस्था में काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। जैसे अपन ने देखा यहाँ पे सबसे पहले तो सूत्र युग्मन हुआ, यानी साइनेप्सिस की प्रक्रिया यहाँ पे हुई, और उस दौरान क्या हुआ, जो एक समान गुणसूत्र थे, जो एक जैसे गुणसूत्र थे, वो युग्म के रूप में अपने आप को व्यवस्थित करने लगे। समजात गुणसूत्र का युग्म बन गया, और जो ये युग्म बना है ये दो दो के रूप में एक साथ होता है। जो तो यहाँ पे टोटल 4 गुणसूत्र हमको दिख रहे हैं, इसलिए अपन इसको चतुष्क कहते हैं। और क्योंकि युग्म रूप में ये 2 दिख रहे हैं तो अपन इसको बाइवेलेंट यानी युगली कहते हैं। युगली चतुष्क का निर्माण यहाँ पे होता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो निर्माण है ये अगली अवस्था में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। समजात गुणसूत्र जो होते हैं ये आपस में एक सम्मिश्र के द्वारा, कॉम्प्लेक्स के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे अपन कहते हैं साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र। अब हम देखते हैं ये अगली अवस्था में किस तरह से खुलते हैं। तो अगली अवस्था आती है इसमें, यानी तीसरी अवस्था, स्थूल पट्ट। स्थूल पट्ट जिसे अपन पैकाइटीन भी कहते हैं। अब देखिए स्थूल पट्ट में जो बदलाव देखने मिलते हैं, अभी हमने देखा कि समजात गुणसूत्र बने। ये जो समजात गुणसूत्र हैं ये साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र जो होता है वो धीरे धीरे खुलने लगता है, और खुलता खुलता वो कैसा होगा मैं इसको बताता हूं। जैसे ये यहां पे था साइनेप्टोनेमल संकुल, आप ये समझ लीजिए कि ये वाला सिरा मान लीजिए फॉर एग्जांपल, वैसे होता है यहाँ पे, पर मैं खुलने के रूप में बता रहा हूं कि जैसे ये एकदम से ऐसे नहीं खुल जाता है, मतलब 2 गुणसूत्र एकदम से अलग नहीं हो जाते हैं, वो बिल्कुल धीरे 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 एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब यहां से वो इस तरह से अलग होना शुरू होंगे और एक बिंदु पे आके जुड़े रहेंगे। गुणसूत्र जब आपस में जुड़े होते हैं तो उनके मध्य अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, और इस आदान प्रदान के कारण नई संततियों का निर्माण होता है, जिसे अपन कहते हैं पुनर्योगज संततियां। नई संततियों का जो निर्माण होता है उसे अपन कहते हैं पुनर्योगज संततियां। अब जैसे ये इस तरह से अलग हो रहे हैं, यहां का पदार्थ और यहां का पदार्थ एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होंगे, मिक्स होंगे। यहाँ पे कुछ एंजाइम भी काम करते हैं, जैसे एक एंजाइम होता है रिकॉम्बिनेज इस प्रक्रिया में काम करता है, और छोटे छोटे नोड्यूल बनते हैं, ग्रंथियां बनती हैं, जिसे अपन कहते हैं पुनर्योगज ग्रंथियां। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके यहाँ लिखता जाता हूं। सबसे पहला, इस अवस्था में पुनर्योगज ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है। फिर साइनेप्टोनेमल संकुल खुलता है, दो असंतति अर्धगुणसूत्राणु के मध्य, देखिए यहां पे असंतति लिखा है, मतलब 2 अलग अलग गुणसूत्रों के बारे में बात हो रही है। संतति मतलब होता है एक ही गुणसूत्र के 2 भाग हैं, और असंतति मतलब 2 अलग अलग गुणसूत्रों के भागों के बीच में जो प्रक्रिया होगी है अनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान की, वो देखी जाती है। तो 2 असंतति अर्धगुणसूत्राणु के मध्य
आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को जीन विनिमय मतलब क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय कहते हैं। और जीन विनिमय के कारण ही जो नई संततियां बनती हैं वो जनक कोशिकाओं से अलग होती हैं। ये मैंने पहले ही बताया था जब इसको शुरू कर रहे थे अपन, तब मैंने बताया था ना कि 4 कोशिकाएं बनती हैं जो बिल्कुल अलग अलग होती हैं, तो वो इस प्रक्रिया के कारण ही होती हैं, आनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान के कारण। इस प्रक्रिया के कारण पुनर्योगज संततियां बनती हैं जो कि जनक कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। अच्छा, इस प्रक्रिया में एक एंजाइम भाग लेता है जिसे अपन कहते हैं रिकॉम्बिनेज। यह प्रक्रिया मतलब जीन विनिमय रिकॉम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। स्थूल पट्ट यानी पैकाइटिन, इस अवस्था में पुनर्योगज ग्रंथिकाओं का निर्माण होता है। पुनर्योगज ग्रंथिकाएं जो होती हैं वो मतलब गुणसूत्रों के मध्य बनती हैं और उनको जोड़ के भी रखती हैं, और उनके द्वारा जो आनुवांशिक पदार्थ है उसका आदान प्रदान होता है। साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र यहाँ पे खुलता है, यानी वो घुलना स्टार्ट कर देता है, घुलने लगता है, और 2 असंतति अर्ध गुणसूत्राणुओं के मध्य आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। यानी एक गुणसूत्र से निकलकर पदार्थ दूसरे में और दूसरे से निकलकर पहले में मिक्स हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं जीन विनिमय, और जीन विनिमय के कारण ही आने वाली संतति कोशिकाओं में संततियों में नए बदलाव देखने मिलते हैं, और वो जो नई संततियां बनती हैं वो जनक के समान नहीं होती, वो उससे भिन्न होती हैं। और यह प्रक्रिया जो होती है ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। अगली अवस्था आती है द्विपट्ट। जिसे अपन डिप्लोटीन कहते हैं। इस अवस्था में जब ये शुरू होती है अवस्था, तो साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। तो पहला पॉइंट है साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है। देखिए ये जो 2 गुणसूत्र हैं, 2 अर्ध गुणसूत्र, मतलब ये आपस में पहले जुड़े हुए थे,
पर अब ये दोनों एक एक्स शेप संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे अपन क्याज़माटा कहते हैं। समजात गुणसूत्र एक दूसरे से एक्स आकृति संरचना से जुड़े होते हैं, जिसे क्याज़माटा कहते हैं। मतलब ये जो गुणसूत्र अलग हो रहे हैं, ये अलग होते 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 एक बिंदु पे आके जुड़ जाते हैं, और इस बिंदु को अपन क्याज़माटा कहते हैं। मतलब जीन विनिमय के अलावा ये ऐसी बिंदु है जहां पे ये जुड़े रहते हैं, और उसको अपन कहते हैं क्याज़माटा। देखिए यहाँ पे समजात गुणसूत्र अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो पूरी तरह से अलग नहीं हो पा रहे। कुछ कशेरुकी में मतलब जो एम्फीबियंस होते हैं, उभयचर होते हैं, उभयचर की अंड कोशिकाओं में यह प्रवस्था कई महीनों तक बनी रहती है, और उसके कारण गुणसूत्र क्योंकि अलग नहीं हो पा रहे, भाई जुड़े हुए हैं, एक पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, वो अभी अलग नहीं हो पा रहे, और अगर ये अवस्था बहुत लंबे समय तक बनी रही तो फिर क्या होगा कि गुणसूत्रों का आकार जो है वो बढ़ता जाएगा, और ऐसे गुणसूत्रों को अपन कहते हैं भीमकाय गुणसूत्र। उसमें से एक होता है लैंप ब्रश गुणसूत्र। लैंप ब्रश गुणसूत्र का निर्माण द्विपट्ट अवस्था में होता है। मैं यहाँ लिख देता हूं, कुछ कशेरुकी में यह अवस्था महीनों तक बनी होती है, जिससे गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते, एवं उनका आकार बढ़ता जाता है। तो इसके लिए मैं एक ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं कि ये जो बड़े आकार के हो गए ना गुणसूत्र, इसको अपन कहते हैं भीमकाय गुणसूत्र। और मैं एक शब्द यहां पे और लिख दे रहा हूं, लैंप ब्रश। लैंप ब्रश भीमकाय में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लार ग्रंथि गुणसूत्र होते हैं और एक लैंप ब्रश गुणसूत्र होते हैं। तो लैंप ब्रश गुणसूत्र का निर्माण यहाँ पे होता है, मतलब ये ब्रश के समान दिखते हैं, संरचना जो होती है इसकी, इसीलिए इसे नाम दिया है लैंप ब्रश। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये उभयचर की अंड कोशिकाओं में होते हैं, इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर लें। उभयचर की अंड कोशिकाओं में लैंप ब्रश गुणसूत्र बनते हैं। उभयचर की अंड कोशिकाओं में लैंप ब्रश गुणसूत्र बनते हैं। चलिए इसको मैं रिवाइज कराता हूं। ये है चौथी अवस्था पूर्वावस्था की, द्विपट्ट यानी डिप्लोटीन। साइनेप्टोनेमल सम्मिश्र का विघटन हो जाता है, शुरू में ही हो जाता है। समजात गुणसूत्र एक एक्स शेप संरचना के द्वारा जुड़े होते हैं, और उसको अपन कहते हैं क्याज़माटा। और इसके बाद ये कई बार तो ऐसा होता है कि गुणसूत्र यहाँ पे क्योंकि अलग हो रहे हैं, पर वो अलग नहीं हो पाते। कशेरुकी में ये देखा जाता है कि ये अवस्था लंबे समय तक बनी रहती है, जिसके कारण गुणसूत्र अलग नहीं हो पाते और उनका आकार बढ़ता जाता है। तो जो संरचना मिलती है आखिरी में देखने मिलती है कि गुणसूत्र बड़े बड़े हो गए, तो उसको अपन कहते हैं भीमकाय गुणसूत्र। उभयचर की अंड कोशिकाओं में ये अवस्था कई बार महीनों तक चलती है, और उस कारण से लैंप ब्रश गुणसूत्रों का निर्माण होता है। तो ये अपन ने पढ़ा आज पूर्वावस्था की द्विपट्ट अवस्था तक, और इसके आगे हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।